हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, सबसे पहले तो उसमें हम बात करेंगे कि एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि एक नया वायरस आ गया है, जो कि मतलब लिटरली इसलिए डिज़ाइन किया है कि जैसे ही आप हार्डवेयर वॉलेट अपना लगाओगे ना लैपटॉप से, और आप उसके बाद क्रिप्टो को अगर कहीं ट्रांसफ़र करने लगोगे तो आपका जो वॉलेट है वो हैक हो जाएगा। कैसे ऑपरेट करता है एक तो ये बताएंगे। दूसरा, ईडी ने आज पांच जो मेजर कंपनीज थी जो ऑन रैंप और ऑफ रैंप थी क्रिप्टो में, ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम भी था उसमें ट्रांजैक्ट, तो इन कंपनीज पे रेड करी है। और बैंगलोर में छः जो जो छः लोकेशंस थी या पांच लोकेशंस थी, इस पर रेड हुई है। और 2500 करोड़ का मामला है, तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पे पहली बार अगर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले हम शेयर करते हैं स्क्रीन। राइट, तो आप मेरी जैसे मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। वो कह रहा है कि ईडी रेड्स बेंगलुरु फर्म्स फर्म्स ओवर 2500 करोड़ क्रिप्टो लिंक्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, ठीक है। और इसकी कौन कौन सी कंपनीज हैं इसके अंदर, इसमें हैं जो जो ब्रांड नेम है मैं वो बता रहा हूँ। ट्रांजैक्ट, कैरेट, एक्सपैट, ऑन रैम डॉट मनी एंड ऑन मेटा, ठीक है। और इनके पीछे जो कंपनीज थी, एक कंपनी तो वो भी है जो बिड बीएनएस के पीछे थी, जैसे बाय हटके इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो ये गौरव धाके इसमें है, तो वो कंपनी भी है इसमें। वो बेसिकली उसका ऑन रैम डॉट मनी उसी का प्रोडक्ट था। तो ये है, तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो हुआ ये कि जिस ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प सर्विसेज होती क्या है। ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प सर्विसेज ऐसे होती है कि जैसे कोई इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज पे क्रिप्टो खरीदना चाहता है। अब फॉरेन एक्सचेंज पे तो आईएनआर डिपॉजिट नहीं कर सकता, तो उसने इन कंपनीज के अकाउंट में पैसा जमा किया, और ये कंपनी ने क्या करा कि उस यूजर के बिहाफ पे एसेट खरीदा और वो इस एक्सचेंज पे भेज दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं आप ऑन रैम्प। अब ऑफ रैम्प क्या है? ऑफ रैम्प है कि सपोज किसी ने फॉरेन एक्सचेंज पे कहीं पैसे पड़े थे और कोई बाहरी बेच था सपोज, तो उसने इंडिया में पैसा बैंक अकाउंट में लेना है, तो उसने इन कंपनीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर किया। और ये जो कंपनीज थी क्या करती थी, उसको बेच के बंदे के बैंक अकाउंट में यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर देती थी। अब ये जो क्रॉस बॉर्डर जो सिस्टम चल रहा था ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प, तो इस ये बेसिकली आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है। तो इसी चक्कर में ईडी ने बोला कि 2500 करोड़ के करीब का ये क्रॉस बॉर्डर की ट्रांजेक्शन हुई हैं जो कि आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने ये एक्शन लिया है, ठीक है। और अभी इस पे जांच पड़ताल चल रही है। अभी 6 करोड़ जो है वो फ्रीज किए हैं, अब लंबा ये चलेगा। इसमें हो सकता है कि और भी क्रिप्टो कंपनीज जो है वो नब जाए, स्पेशली जो वेब थ्री कंपनीज हैं। सो कहने का मतलब ये कि अल्टीमेटली जब ये ग्रे एरिया में काम कर रही थी कंपनीज, अब ग्रे एरिया में यही होता है कि कंपनीज जब तक कर रही होती हैं। अब इतने 7-8 साल से कंपनीज काम कर रही थी। अब जिसमें से ट्रांसैक्ट है, बहुत पुरानी कंपनी है, बाकी कंपनीज तो शायद 2-2 3-3 साल से आई हैं। तो जब तक ग्रे एरिया में क्या होता है, काम चल रहा होता है, लेकिन ग्रे एरिया में नुकसान यही होता है करियर बनाने का, कि जब उसमें ऐसा कोई बड़ा एक्शन होता है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे पता नहीं था या ग्रे एरिया था, ठीक है। तो आपको किसी भी पॉइंट पे आपको कंप्लाइंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये अभी पता लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वेब थ्री के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये अब एक बहुत बड़ा एक आई ओपनर है। और उनके भी कान खड़े हुए होंगे कि अगर वो यहाँ काम कर रहे हैं और इसी ऑन रैंप या ऑफ रैंप में है किसी भी तरीके से, तो आई थिंक इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। और एज अ रिटेल आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पी टू पी कर रहे हैं तो गाइस बी वेरी केयरफुल। पी टू पी में तो वैसे ही बहुत इश्यूज हैं, अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं एंड ऑल दैट। सो पी टू पी इज रियली डेंजरस। सो कहने का मतलब ये कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, जो एफआईयू रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पे फियाट ऑन रैंप ऑफ रैंप है, मतलब कि जहाँ पे बैंक अकाउंट से आप पैसा ले सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो और सेल करके अकाउंट में ले सकते हो। आई थिंक दैट इज द राइट वे टू डू इट क्रिप्टो में अगर आप हो। और स्पेशली मैं कहूँगा अब तो कॉइन बेस भी आ गया, तो आपको सिक्योरिटी भी इंटरनेशनल मिल रही है। और आप वहाँ पे आईएनआर के पेयर भी है। अगर आप उस पे कॉइन बेस पे अकाउंट खोलना चाहते हैं ना, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके आप कॉइन बेस में अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। नई एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, उनके जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, उनके खुद के बनाए हुए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। सो ये है, ठीक है। और न्यूज़ पे चलते हैं। अ, अगर हम और न्यूज़ की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने भाई ये बोला है कि दे हैव फाउंड अ न्यू मॉलवेयर, ठीक है, जो कि आपके क्रिप्टो वॉलेट्स को हाईजैक कर लेता है, जैसे चाहे क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट हो या सॉफ्टवेयर वॉलेट हो। और ये यूएसबी स्टिक से फैल रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से यूएसबी स्टिक से फैल रहा है।
तो इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेजिन करिए आपके पास कोई बंदा आया, बंदे ने बोला अरे वो हम दोनों साथ में गए थे ना इवेंट में, तुम अपनी फोटोज ले लो। तो ठीक है। तो तुम बोलोगे हाँ ले दे दो। या किसी ने सपोज करो आपको कोई नया बंदा मिला या पुराना बंदा भी मिला जान पहचान का, उसको पता भी नहीं है, और उसने कहा कि यार वो डेटा ट्रांसफर कर ले, मेरी तेरी वो फोटोज थी कुछ या मेरा तेरा डेटा था, वो ले ले। आपने जनरली उससे लिया, जान पहचान के बंदे से अपनी यूएसबी स्टिक लगाई। जैसे ही आप यूएसबी स्टिक लगाओगे तो एक मॉलवेयर आपके उसमें जब आप यूएसबी स्टिक लगाओगे और फाइल खोलोगे कोई भी, चाहे फोटो खोली आपने, तो आपके उस पे वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सिस्टम पे जब भी आप अपना क्रिप्टो के कहीं ट्रांसफर करने लगोगे तो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ही आप क्रिप्टो को ट्रांसफर करोगे तो मॉलवेयर क्या करेगा कि जो रिसिपिएंट है जिसको आप क्रिप्टो भेज रहे हो, उसके एड्रेस को चेंज करके अपना एड्रेस डाल देगा। क्लियर हो गया? तो अपना एड्रेस डाल के आपका जो क्रिप्टो है वो ले जाएगा। इसलिए जब भी आप क्रिप्टो को कोई भेजा करो तो एक एक एज को लिख लीजिए कि हमेशा पहले छोटी रकम भेजनी है, ठीक है? और हमेशा वॉलेट का एड्रेस मैनुअली चेक करना है। होता थोड़ा डिफिकल्ट है मैनुअली चेक करना, बट आई थिंक इट इज ऑलवेज सेफ टू डू दैट, इट्स अ सेफ प्रैक्टिस, ठीक है? सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नया मॉलवेयर है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने भी कंफर्म किया, ठीक है? उसके बाद अगर हम दूसरी खबर पे चलें, जेपी मॉर्गन ने बोला कि भाई ऐसा है, जेपी मॉर्गन की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहा है कि जो माइनर्स हैं, 20% माइनर्स इस टाइम जो है ना वो अनप्रॉफिटेबल चल रहे हैं। बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं, हुआ कुछ इस तरीके से कि जो इस टाइम माइनिंग की जो कॉस्ट पड़ रही है, जो निकल के आ रही है, वो $78,000 आ रही है माइनिंग की कॉस्ट, ठीक है? और जो बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है मार्केट में वो 63-64 thousand के आसपास चल रहा है, तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो 20% बिटकॉइन माइनर्स जो है वो नुकसान में है, और 32,000 बिटकॉइन वो बेच चुके हैं, इसीलिए बिटकॉइन पे प्रेशर भी है, ठीक है? और इससे होता क्या है कि जब माइनर्स क्या करते हैं फिर, जो अनप्रॉफिटेबल माइनर्स है अपनी ग्रिड्स को बंद कर देते हैं, मतलब अपने माइनिंग फैसिलिटीज को बंद कर देते हैं, और वेट करते हैं कि बिटकॉइन की जो डिफिकल्टी एडजस्टमेंट है वो थोड़ा नीचे आ जाए, फिर वापस से वो शुरू करेंगे। ये कह सुनने में आसान होता है लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है किसी माइनिंग प्लांट को बंद करना और वापस से उसे शुरू करना। लेकिन जब अनप्रॉफिटेबिलिटी होती है तो कुछ माइनर्स डेफिनेटली एग्जिट करते हैं। और आप देख रहे हो कि अब इसके कारण क्या है कि 10% जो हैश रेट पे फर्क पड़ा है, क्योंकि 20% माइनस प्रॉफिट में नहीं है तो काफी सारे माइनर्स ने एग्जिट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हैश रेट भी गिरा है। हैश रेट भी गिरा है, और ये हैश रेट इसलिए गिरा है क्योंकि जो डिफिकल्टी एडजस्टमेंट है, जो डिफिकल्टी लेवल्स हैं वो भी गिरे हैं, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको 10% के करीब जो है वो डिफिकल्टी ड्रॉप हुई है, जो बिटकॉइन को माइन करने में जो डिफिकल्टी एडजस्टमेंट होती है, जो पजल होती है जिसको सॉल्व करने के लिए वो कितनी डिफिकल्ट है सॉल्व करना, उसमें 10% की कमी आई है, ठीक है? ये इसका मतलब होता है। उसके बाद यहाँ पे सतोशी नाकामोटो, आप सब जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग का थ्रेट रियल है। तो यहाँ पे सीजी ने एक अब कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं। सीजी ये कह रहा है कि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग का अटैक हुआ बिटकॉइन पे, तो उसका ये मानना है कि जो सतोशी नाकामोटो के या जो बाकी डॉर्मेंट है, एक 12 महीने का टाइम दिया जाए, अनाउंस किया जाए, और कि 12 महीना का टाइम है क्वांटम कंप्यूटिंग के अटैक से पहले पहले, उसके मतलब आने से पहले पहले 12 महीने के अंदर अपने अपने फंड जो है वो ट्रांसफर कर लिए जाए नए एड्रेस पे जो क्वांटम प्रूफ है। और जो एड्रेस ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं तो उनको जो है वो लॉक कर दिया जाए, ठीक है, हमेशा के लिए। मतलब कि जो नई चेन है, नई चेन में नई चेन पे सब शिफ्ट हो जाएंगे, और जो ये पुरानी चेन रह जाएगी, ये मतलब इनको लॉक कर दिया जाए, फॉर एवर लॉक कर दिया जाए, इन द सेंस कि नई चेन जो है वो उसको मानेंगे बिटकॉइन की ओरिजिनल चेन जिस पे सबसे ज़्यादा हैश होगा। और उस चेन पे आप समझ लिए कि अगर 21 मिलियन सप्लाई है बिटकॉइन की, तो उसमें से जितने भी डॉर्मेंट है तो उनको निकाल दिया जाए। और डॉर्मेंट काफ़ी है, मतलब डॉर्मेंट ना करते 3 मिलियन 4 मिलियन के आसपास होंगे। तो सपोज करिए वो कह रहा है कि बिटकॉइन के अंदर से 3 मिलियन भी निकाल दिए तो 18 मिलियन ही बिटकॉइन की सप्लाई होगी। तो एक तरीके से अब इस पर क्रिटिसिज्म ये कि यार ये तो गलत है, फिर ये मतलब ये कितना डेमोक्रेटिक तो ये है नहीं। अगर वो हैकर, तो इसमें सीसी का कहना है कि अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो हैकर जो है वो उसके हाथ में ये बिटकॉइन आ जाएंगे और फिर वो मार्केट पे डंप कर देगा, और फिर दैट विल लीड टू अ प्राइस क्रैश। लेकिन अगर हम फ्रीज कर देंगे तो ये इट विल बी गुड फॉर बिटकॉइन। बट
अगेन अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो मार्केट ऐसे कहेगी कि यार पहले तो तुम कहते थे कि बिटकॉइन में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर सप्लाई में चेंज हो गया तो मार्केट इसको कैसे लेगी कि यार ये तो झूठ बोला गया था, ठीक है। सो इसमें अलग अलग तरीके क्रिटिसिज्म है। आपका क्या कहना है, आप अगर होते तो क्या करते, इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि जो डॉर्मेंट में सबसे बड़ा तो सतोशी नाकामोतो का ही है ना। सतोशी के 63 बिलियन US डॉलर है, ठीक है ना। तो आप होते तो आप क्या करते, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद यूरोपियन यूनियन भाई वहां पे कैश को बैन कर दिया गया है, कि जो 10,000 यूरो से ऊपर का कैश बैन कर दिया है 2027 में। आपको बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन अगर करनी तो आईडी कार्ड चाहिए होगा। गोल्ड को आप एनोनिमसली बाय कर सकते हो, गोल्ड में आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है। तो काफी सारे ना, यूरोपियन यूनियन काफी ऐसे रूल्स लेके आ रहा है जो कि काफी स्ट्रिक्ट है, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे वो बिटकॉइन हो। और वहाँ पे यूएसडीटी पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उन्होंने, स्टेबल कॉइन्स पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो काफी एंटाई क्रिप्टो कहेंगे हम इस वक्त, उनकी जितनी भी चीजें हैं, वो बेसिकली एक फाइनेंशियल सर्विलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका नुकसान यही होगा कि जो टैलेंट होगा वो यूरोप से कहीं ना कहीं मूव कर जाएगा। अच्छी खबर ये कि इसराइल और हिजबुल्ला जो है वो सीज फायर के लिए अग्री कर गए। वो बात अलग है कि अभी भी कुछ सुबह कुछ ना कुछ छिटपुट न्यूज आ रही हैं अटैक्स की, बट मे बी डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर काम कर गया है। सो अभी एटलीस्ट इसराइल और हिजबुल्ला सीज फायर के लिए अग्री कर गए हैं। और ईरान ने स्विट्जरलैंड जाने का अनाउंसमेंट किया कि ओके दे विल बी गोइंग टू स्विट्जरलैंड। सो ऑल इन ऑल दैट इज अ गुड न्यूज फ्रॉम द मार्केट फ्रंट, कि अगर ये दोनों सीज फायर में होते हैं। बट मेरा फिर भी मानना है कि इसराइल मानेगा नहीं। ठीक है, वो ठीक है, अभी प्रेशर बहुत है इसराइल के ऊपर अमेरिका का, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो ये एक और जो सबसे ड्रैकोनियन है, इस पे मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। मैं इसकी पूरी स्टडी कर रहा हूँ। इतना समझ में आ गया कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जब तक बिटकॉइन को बाय कर रही थी तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जब से माइक्रो स्ट्रेटेजी ने ना ये एक तो 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए उन्होंने, ठीक है। एक एक उनका प्रोडक्ट है स्टैक, एक है STRC और एक है SATA। सोचिए इन 3 प्रोडक्ट्स के बीच में 15 बिलियन US डॉलर जो है ना, इन इन सिक्योरिटीज के बीच में है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो इशू करी हैं, ये ना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है। मैं इसको थोड़ा सा जाते जाते इसको जरूर मैं बताता हूँ। भाई माइक्रो स्ट्रैटेजी बिटकॉइन को बाय कर रहा था, बैलेंस शीट पे डाल रहा था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब माइक्रो स्ट्रैटेजी को बिटकॉइन और बाय करने थे, तो उसने एक तरीका ये निकाला कि जो फाइनेंशियल कुछ इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करता हूँ, लोग जब उसे बाय करेंगे तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो उससे मैं और बिटकॉइन बाय करूंगा, और ऐसे ही लूप चलता रहेगा। मैं लोगों को फिक्स्ड इनकम अनाउंस कर देता हूँ, तो जैसे STRC प्रोडक्ट है उस पर वो कहता है कि 11.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें, फिक्स्ड है, ठीक है। तो 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत होता है। तो लोग क्या करेंगे, बिटकॉइन तो कोई यील्ड देता नहीं है, तो उसने कहा कि तुम बिटकॉइन को मैं बाय करूंगा और तुम STRC खरीद लो। रिटेल को बोला कि तुम SATA खरीद लो, साटा खरीद लो, तुम ये वाला प्रोडक्ट खरीद लो, और उनको एक फिक्स्ड इनकम का एक अश्योरेंस दे दी। और जो उसने एडवर्टाइजमेंट चलाई ना, माइकल सेलर ने, वो ये कह के चलाई कि बैक्ड बाय बिटकॉइन और फिक्स्ड इनकम। यहाँ तक कि माइकल सेलर से एक बार किसी ने पूछा था कि ये प्रोडक्ट का आइडिया कहाँ से है, तो उसने बोला मैंने चैट जीपीटी से पूछा है। लिटरली उसने ये प्रोडक्ट्स चैट जीपीटी से पूछ के बनाए हैं। तो अब ये तब तक अच्छा चल रहा था कि जब तक जो जैसे जब लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद रहे थे, क्योंकि बिटकॉइन बढ़ रहा था, ठीक है। जब बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्ट कम हुआ, जैसे बिटकॉइन गिरा, बेयर मार्केट आई या बिटकॉइन के अंदर क्रैश आया, तो लोग फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं बाय करते। तो अब इसमें हुआ क्या है कि जब जो कैश जनरेट करने का ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट है, एक तो माइक्रो स्ट्रेटेजी के लिए दिक्कत है कि उनको लूप के अंदर बिटकॉइन को वो कंटिन्यूसली जब बाय करेंगे, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा। जब बिटकॉइन को बाय करते रहेंगे, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट्स है इनमें भी इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। अब हुआ क्या कि जब बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ, तो अब इन प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट कम बना। जब इन प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट कम हुआ तो इनके प्राइस क्रैश करके, जैसे STRC प्रोडक्ट है वो $100 का प्राइस है उसका, जैसे उस पर वो पब्लिक वो एक ऐसा डेट है जो पब्लिकली लिस्टेड है, मतलब आप भी जाके STRC कोई खरीद सकता है, इंडिया से तो नहीं बट US वगैरह में।
अब STRC जब 100 से नीचे आता है, ठीक है, तो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा शेयर अलोकेट होते हैं। जब $100 से नीचे का मतलब ये कि लोगों का इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है उस प्रोडक्ट में। इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है तो मतलब अब माइकल सेलर को उतने पैसे नहीं मिलेंगे मार्केट से। माइकल सेलर को पैसे नहीं मिलेंगे तो बिटकॉइन को बाय नहीं कर पाएगा। जब बिटकॉइन को बाय नहीं कर पाएगा, बिटकॉइन पंप नहीं करेगा। तो इन प्रोडक्ट्स की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि बिटकॉइन पंप करे। और बिटकॉइन का पंप डिपेंड करता है जब इन प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट बनेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या उसने ये खिचड़ी बनाई है। अब उसमें हो क्या रहा है कि जो लोगों को कमिटमेंट है 11.5% की, ठीक है, कि हम फिक्स्ड इनकम देंगे चाहे बिटकॉइन का प्राइस कुछ भी हो, तो यार वो पैसे तो खड़े हो जा रहे हैं। तो $15 बिलियन इन प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टेड है, और 82% जो है ना वो रिटेल है इसमें। तो रिटेल मतलब बेसिकली इसके जो क्रिटिक्स है ना इस प्रोडक्ट के, वो ये कह रहे हैं कि यार ये माइकल सेलर ने फिक्स्ड इनकम बैक्ड बाय बिटकॉइन करके माल तो बेच दिया, लेकिन अगर ये माल ऑनर करने नहीं हो पाया, ये इनकम जो जो रिटर्न्स इनको बोले गए हैं, अगर वो नहीं दे पाए तो फिर कैसे होगा? क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटेजी खुद की जो सॉफ्टवेयर बेच के जो इनकम है वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन बढ़ती जा रही है कि माइकल सेलर को अल्टीमेटली, ये लोग अगर कोर्ट चले गए या लिटिगेशन में चले गए तो माइक्रो स्ट्रेटेजी को बिटकॉइन को बेचना पड़ेगा इनको ऑनर करने के लिए। तो इसलिए माना यह जा रहा है कि सूनर और लेटर माइक्रो स्ट्रेटजी हैज टू सेल बिटकॉइन टू ऑनर देम, अगर बिटकॉइन ऐसे ही गिरता रहा। और माइकल सेलर बिटकॉइन को बाय करना चाहता है, लेकिन वो कहाँ से बाय करता है? वो ये जब प्रोडक्ट्स लोग इनको खरीदते हैं तो उसको पैसा मिलता है, वो बिटकॉइन बाय करता है। ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली वे, और भी तरीके, जैसे वो अपनी इक्विटी को भी लिक्विडेट करता है, और भी चीजें हैं। लेकिन अभी वहां पे वो इतना कैश रेस कर चुका है उन माध्यम से कि उसकी उम्मीदें इस माध्यम पे सबसे ज्यादा थी। ठीक है, वो लोन वगैरह नहीं लेना चाहता क्योंकि लोन बहुत महंगा पड़ता है, इक्विटी भी महंगा पड़ता है रास्ता। ये STRC और इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं उसको इजी रास्ते हैं पैसे जनरेट करने के लिए। अब लेकिन ये रास्तों में भी दिक्कत आ रही है। सो इसलिए मार्केट दो वजह से परेशान है, जिसका इफेक्ट बिटकॉइन पे आपको देखने को मिल रहा है। नंबर वन, कि जो बिटकॉइन है ये फ्रेश बाय माइक्रो स्ट्रेटेजी करेगा नहीं तो बिटकॉइन पंप नहीं करेगा। ऊपर से माइक्रो स्ट्रेटेजी हो सकता है बिटकॉइन को बेच दे, क्योंकि जो लोगों को कमिटमेंट करी फिक्स्ड इनकम में, उनको कैसे ऑनर करेंगे? और जो इसने टर्म यूज किया ना, बैक बाय बिटकॉइन, मतलब ये इतना गलत है क्योंकि ऑन पेपर एडवर्टीजमेंट तो कर दिया बैक बाय बिटकॉइन, बट ऑन पेपर किसी भी प्रोडक्ट का क्लेम नहीं है बिटकॉइन पे। मतलब माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास भी जितने भी बिटकॉइन है उस पर किसी प्रोडक्ट का क्लेम नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लिटरली कंगाल हो सकते हैं, और फिर मार्केट में ये न्यूज़ जाएगी, और माइक्रो स्ट्रेटेजी को कोई फिर जब पैसा नहीं देगा तो फिर जब फ्रेश बाइंग नहीं होगी और अपनी लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए उसको अगर बिटकॉइन को सेल करना पड़ेगा, तो इस तरह की सारी बातें चल रही हैं। आई होप आपको ये समझ आया, लेकिन मैं इसको और भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाऊंगा। मैं इस पर खुद स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, सो गिव मी सम टाइम, आप एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए तब तक थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है, टेक केयर।